बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर का नया चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 11 जो कि डाइजेशन है। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि डाइजेशन होती क्या है और इस डाइजेशन के दौरान हमारे साथ कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो सिर्फ इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इंशाल्लाह हम इस डाइजेस्टिव सिस्टम को, क्योंकि जो डाइजेशन है वो डाइजेस्टिव सिस्टम करता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के पूरे ऑर्गन्स को हम डिटेल में एक एक लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज सिर्फ हम डाइजेशन की एक्सप्लेनेशन करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन करते हैं ताकि हम इसको समझें कि डाइजेशन होती क्या है। देखिए जी, जब हम खुराक खाते हैं तो ज़ाहिरी बात है वो खुराक हमारे पास बड़े लार्ज पार्टिकल की सूरत में होता है। अब इस बड़े खुराक के जो पार्टिकल है, जो लार्ज फूड पार्टिकल है, उसकी ब्रेकडाउन को हम डाइजेशन कहते हैं, उसके ब्रेकडाउन को हम डाइजेशन कहते हैं। तो हम इसको डिफाइन करते हैं कि डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो लार्ज और कम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है उसकी ब्रेकडाउन होती है स्मॉल और सिंपल फॉर्म में, तो इसको हम कहते हैं डाइजेशन। अब जो डाइजेशन है तो इसमें हमारे पास मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं, मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं जो इस डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। मसलन जो सबसे पहला स्टेप है हमारे पास इंजेशन, हम इसको बोलते हैं। अब इंजेशन क्या है जी? देखिए जी, सबसे पहले मसलन ये एक फूड पार्टिकल है, इस फूड पार्टिकल का खाना, इस फूड पार्टिकल को मुंह में लेना, इसको खाने के लिए मुंह में लेना, इसको क्या कहते हैं? इंजेशन। तो इंजेशन पहला टॉपिक है, पहला स्टेप है हमारे पास डाइजेशन का, जिसमें हम क्या करते हैं? खुराक को अंदर लेते हैं, खुराक की इनटेकिंग करते हैं। तो यहाँ से पहला स्टेप शुरू हुआ जिसको हमने कहा इंजेशन। इस इंजेशन के बाद होती है मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन क्या है? देखिए जी, हमारा जो माउथ है इसमें हमारे पास टीथ होते हैं, टंग होती है। अब जब हमने टेकिंग इन ऑफ फूड कर लिया तो अब हमारे मुंह में हम इस खुराक को चबाते हैं, उसको हम कहते हैं चीविंग। अच्छा, अब इस चीविंग से क्या होती है? एक तो खुराक की मिक्सिंग होती है सलाइवा के साथ, खुराक आपस में भी मिक्स हो जाता है, सलाइवा के साथ भी मिक्स हो जाती है, तो चीविंग की वजह से ये मिक्सिंग होती है। लेकिन इस मेस्टिकेशन में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है? तो टीथ है, टंग है और सलाइवा है। टीथ और टंग, जाहिरी बात है, टीथ चपाने में मदद देता है, चीविंग में मदद देता है, टंग बोलस बनाने में और मिक्सिंग में मदद देता है, सलाइवा खुराक को नरम करता है क्योंकि इसमें हमारे पास वाटर होता है, म्यूकस होता है। तो नबोलस को, जो खुराक होता है, उसका नवाला जब बन जाता है तो म्यूकस की वजह से वो लुब्रिकेट होती है, तो इसको निगलने में आसानी होती है। तो दूसरा जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं मेस्टिकेशन। अच्छा, अब देखिए बेटा, यहाँ पर मेस्टिकेशन हो गई, खुराक का जो खुराक हमने लिया था, जिसको हमने इंजेस्ट किया था, मेस्टिकेशन हो गई। अब मेस्टिकेशन के बाद जो दूसरा प्रोसेस है इसको हम कहते हैं स्वॉलोइंग, इसको हम कहते हैं स्वॉलोइंग। हम अगर उर्दू में कहे तो इसको हम कहेंगे निगलना, यानी खुराक का निगलना। तो स्वॉलोइंग क्या है जी? इनगल्फिंग ऑफ फूड बोलस, जो बोलस है, जो नवाला है, तो उसके निगलने को हम कहते हैं स्वॉलोइंग। तो ये हमारे पास तीसरा स्टेप है। फोर्थ नंबर स्टेप है डाइजेशन। देखिए जी, अब खुराक जब निगल गया, खुराक जब स्टमक तक पहुंच गया, तो अब क्या होगा कि इस जो खुराक हमने लिया है उसकी ब्रेकडाउन होगी। लेकिन याद रहे कि ये डाइजेशन हमारे साथ माउथ में भी होती है, क्योंकि बेटा हमने पढ़ा था कि डाइजेशन क्या होती है। तो हमने कहा कि जो लार्ज और कम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है उसका स्मॉल और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना। तो ये प्रोसेस तो जाहिरी बात है माउथ में भी होती है, क्योंकि माउथ में भी जब हम खुराक को चपाते हैं तो देखिए जी, हम बड़ा नवाला ले लेते हैं, उसको चपा चपा के उसके जो फूड पार्टिकल होते हैं वो छोटे छोटे हो जाते हैं।
तो ये डाइजेशन माउथ में भी होती है और हमारे पास नीचे जो स्टमक इंटेस्टाइन वगैरह है वहाँ पर भी हमारे पास ये डाइजेशन होती है। तो ये स्वॉलोइंग के बाद जो चौथा पार्ट है उसको हम कहते हैं डाइजेशन। लेकिन मैंने बता दिया आपको कि बेटा याद रहे कि स्वॉलोइंग से पहले भी डाइजेशन होती है और स्वॉलोइंग के बाद भी डाइजेशन। अब स्वॉलोइंग से पहले जब डाइजेशन होगी तो जाहिर बात है वो डाइजेशन माउथ में होगी। अब ये जो डाइजेशन है इसकी दो किस्में हैं। देखिए बेटा, एक डाइजेशन वो है कि वो हमारे दांत करते हैं, ठीक है जी। वो क्या करते हैं, वो फोर्स लगाते हैं और फोर्स की वजह से उस खुराक के पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर लेता है। इसको हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। अब मैकेनिकल डाइजेशन का में ये एमसीक्यूज याद रहे कि मैकेनिकल डाइजेशन हमारे पास विदाउट एनी एंजाइम, इसमें कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता। मैकेनिकल डाइजेशन में एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता। वजह क्या है बेटा, क्योंकि ये मेरे पास फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस नहीं है। फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकली फोर्स लगाना पड़ता है, इसको चपाना पड़ता है, चीविंग करनी पड़ती है, तो इसको हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। अब ये मैकेनिकल डाइजेशन मेरे पास स्टमक में भी होती है और ये मेरे पास माउथ में भी होती है। माउथ में तो जाहिर बात है हमारे पास मेस्टर मसल है, इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। तो इसी तरह मसल थे, टीथ है, वो इसको करते हैं मैकेनिकल डाइजेशन को। लेकिन जो स्टमक है उसमें भी हमारे पास चर्निंग होती है और वहाँ पर भी जो हमारे पास स्मूथ मसल्स होते हैं स्टमक में, वो भी हमारे पास मैकेनिकल डाइजेशन करता है। बेटा इसकी आसान एग्जांपल ये है कि मसलन आप कोई रोटी का टुकड़ा लें और उसको बेलून में डालें और उसमें पानी भी डालें और फिर बेलून को दोनों सिरों से पकड़े आप इसको हिलाएं, तो आपको समझ आ जाएगा कि कुछ देर के बाद जो फूड पार्टिकल है, जो रोटी है आपने बेलून में रखी थी, तो वो बिल्कुल रेजा रेजा हो जाएगी। तो इसी तरह हमारा स्टमक भी मैकेनिकल डाइजेशन करता है और हम जब चलते हैं हमारा स्टमक मूवमेंट करती है, उससे हमारे पास मैकेनिकल डाइजेशन होती है। दूसरा है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन वो होती है जो कि एंजाइम की मदद से होती है। मसलन बेटा हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, जब हम ऑर्गन्स को पढ़ते हैं तो फिर इंशाल्लाह इसमें हम ये भी पढ़ेंगे। मसलन हमारे पास पेप्सिन है जो कि एंजाइम है, जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में, लाइपेज है, एमाइलेज है, मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम है जो कि इन फूड पार्टिकल्स को केमिकली इनकी ब्रेक डाउन करती है। तो इसको हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन। अब बेटा केमिकल डाइजेशन भी फिर दो किस्म का है। एक को हम कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन, दूसरे को हम कहते हैं इंटरसेलुलर डाइजेशन। इसके फर्क को जरा समझे। इंट्रासेलुलर डाइजेशन वो डाइजेशन है जो कि सेल के अंदर होती है, वो डाइजेशन जो सेल के अंदर होती है। मसलन बेटा हम अमीबा की एग्जांपल लेंगे, आप लोगों ने पढ़ा है, पिछले चैप्टर्स में आप लोगों ने पढ़ा है। मसलन ये अमीबा है, आपको पता है एक सेल से बना है, ये इसके फूड पार्टिकल है। कोई भी फूड पार्टिकल इसने ले लिया, मसलन ये फूड पार्टिकल उसने खा लिया। अब ये फूड पार्टिकल इसके सेल के अंदर आ गया। जब सेल के अंदर आ गया तो देखिए ये अब इस पार्टिकल की ब्रेकडाउन सेल के अंदर ही करती है, इसकी ब्रेकडाउन सेल के अंदर ही करती है एंजाइम के थ्रू। जब इसकी ब्रेकडाउन कर लेती है तो ये इस तरह के स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन, क्योंकि ये सेल के अंदर होती है। दूसरा है इंटरसेलुलर डाइजेशन। इंटरसेलुलर डाइजेशन वो होती है जो कि सेल के बाहर होती है। सेल के बाहर डाइजेशन हो जाती है और फिर सेल इस खुराक को एब्जॉर्ब करती है। मसलन बेटा आप स्टमक में देख ले, ये में हमारे पास स्टमक है, इस स्टमक में कोई भी फूड पार्टिकल आ गया। अब जब फूड पार्टिकल आ गया तो यहाँ पर हमारे पास ग्लैंड्स होती है जिसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे। अच्छा, आप कोई भी फिक्र की बात नहीं है, हम आगे जब ऑर्गन्स पढ़ते हैं तो उसको पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस होती है। वो गैस्ट्रिक जूस सेल इसको सिक्रीट करता है और जो स्टमक है, स्टमक कैविटी में वो इस खुराक को डाइजेस्ट करता है, इस खुराक की ब्रेकडाउन करता है, मतलब कि सेल से बाहर करता है, ऑर्गन का जो कैविटी है उसके अंदर करता है। इसको हम कहते हैं इंटरसेलुलर डाइजेशन। तो दोनों में फर्क ये हुआ कि ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन सेल के अंदर होती है और इंटरसेलुलर डाइजेशन ये सेल के बाहर होती है। ये हो गई केमिकल डाइजेशन। अच्छा, अब डाइजेशन के बाद जो पांचवा स्टेप है हमारे पास, उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। देखिए बेटा,
अब डाइजेशन हो गई, खुराक के जो छोटे बड़े पार्टिकल्स थे वो छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए। अब क्या होगा कि हमारे पास जो खुराक होती है तो वो अब ब्लड कैपिलरीज में जाएगा, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, डाइजेस्टिव सिस्टम से वो खुराक निकलेगा और हमारे ब्लड में जाएगा। इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। देखिए बेटा, अब हमने खाना खा लिया, अब उस खुराक की ज़रूरत मेरे हाथों को भी है, मेरे पाँव को भी है। अब खुराक तो पेट में मौजूद है, स्टमक में मौजूद है, इंटेस्टाइन में मौजूद है। अब क्या होगा कि यहाँ से हमारे ब्लड वेसल इस खुराक को एब्जॉर्ब करेगा, जज़ब करेगा और इसको मेरे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में ले आएगा। इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अच्छा, अब एब्जॉर्प्शन हो गई, खुराक ब्लड के पास आ गई, अब ब्लड ने खुराक को पूरे बॉडी में पहुंचाला। अब क्या होगा, इसको कहते हैं, जो छठा स्टेप है इसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। हमारा सेल क्या करता है, जो खुराक एब्जॉर्ब हुई होती है, जो सेल के पास पहुंच चुकी होती है, अब सेल इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करता है। मसलन बेटा, इसकी वजह से सेल की ग्रोथ होती है, सेल एटीपी बनाता है। तो आसान बात यह हुई कि जो यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड है, यानी जो खुराक एब्जॉर्ब हुई है, इसके इस्तेमाल को सेल इसको जब अपने लिए इस्तेमाल करता है एनर्जी बनाने के लिए, तो इसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। मतलब एब्जॉर्ब खुराक का इस्तेमाल करना, सेल का उसको इस्तेमाल करना एसिमिलेशन कहलाता है। अब बेटा जो सातवां स्टेप है तो वो है इजेशन। देखिए बेटा, खुराक हमने खा लिया, वो डाइजेस्ट भी हो गया, एब्जॉर्प्शन भी हो गई, एसिमिलेशन सेल इसको एसिमिलेट भी करेगा, लेकिन वो खुराक जो एब्जॉर्ब नहीं हुई, वो खुराक जो एब्जॉर्ब नहीं हुई, तो जाहिर बात है वो हमारे पास इंटेस्टाइन में रहेगा। जब इंटेस्टाइन में रहेगा तो इस खुराक के निकलने को इन द फॉर्म ऑफ फीसिस, इसको हम कहते हैं इजेशन, इसको हम कहते हैं इजेशन कहते हैं। तो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड इजेशन। तो हम इस खुराक के निकलने को हम कहते हैं इजेशन। तो देखिए बेटा, ये 7 स्टेप्स है जो कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में हेल्प करती है। तो ये 7 स्टेप मिलकर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को कंप्लीट करती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो डाइजेशन है वो कौन कौन से ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होती है, कौन कौन से ऑर्गन मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है, और इंजेक्शन कहाँ पर होती है, मेस्टिकेशन किस तरह होती है। ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन था। अब हम इसको एक एक ऑर्गन को हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे कि हमारे पास माउथ है तो माउथ में कौन कौन से ऑर्गन है, लिप्स है, टीथ है, टंग है, अल्वा है, ये तमाम चीज़ें हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन था डाइजेस्टिव सिस्टम का। थैंक्स।